नमस्कार दोस्तों, मैं लखन सर हिंदी ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, उसका नाम है समास। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन का अपडेट हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद। आइए डिस्कस करते हैं समास पर। सबसे पहले इसकी परिभाषा को जानते हैं। दो शब्दों के मेल से जो यौगिक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। सम का अर्थ है परस्पर तथा आस का अर्थ है बैठाना, अर्थात दो पदों को मिलाना ही समास कहलाता है। समास 6 प्रकार की होते हैं। समास का विग्रह किया जाता है। तो समझिए, मतलब दो पदों या दो शब्दों को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको समास कह सकते हैं। सामान्य से शब्दों में समास 6 प्रकार के होते हैं। समास का विग्रह किया जाता है। ये 3 बात याद रखेंगे। दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। समास 3 प्रकार की होती हैं और समास का विग्रह किया जाता है। या फिर आप जो चैनल में दिख रहा है वो वाला परिभाषा याद रख सकते हैं, या फिर जो मैंने बोला है वो वाली परिभाषा याद रख सकते हैं। अब पहले देखते हैं 6 में से सबसे पहले कौन से है। अव्ययीभाव समास। जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है और भाव अव्यय जैसा हो वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। देखो, इसमें लिखा हुआ है जिस समास का प्रथम पद प्रधान। समास में 2 पद रहते हैं। किसी समास में पहला पद प्रधान रहता है, किसी में दूसरा रहता है, और किसी में दोनों रहते हैं और किसी में दोनों नहीं रहते। तो अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। इसकी पहचान चिन्ह क्या है? देखो, भाव अव्यय का हो। अव्यय मतलब ऐसे शब्द जो व्यय ना होते हो, जो कभी व्यय ना होते हैं, भाव अव्यय का हो। और पहला पद उपसर्ग होना चाहिए पहचान में। तो जैसे प्रति, प्रा, परा, ऐसे शब्द से समास स्टार्ट हो तो हम समझ सकते हैं अव्ययीभाव समास होगी। दूसरी पहचान है इसकी, समान समान शब्दों के बीच में योजक चिन्ह हो। यानी दो शब्द एक से रहेंगे, उनके बीच में जैसे रातों रात दिनों दिन, तो उनके बीच में योजक चिन्ह रहेगा ना, तब भी अव्ययीभाव समास रहेगा वहाँ पे। उसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे प्रतिदिन, तो ये दिनों दिन। प्रति उपसर्ग है इसमें, तो ये कौन सी समास हुई? अव्ययीभाव समास। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति ये अव्यय है। यथा क्या है? अव्यय है। जैसे अपन यथाशक्ति को किसी भी लिंग में प्रयोग करके देखते हैं तो इसका भाव नहीं बदलेगा। जैसे राम यथाशक्ति काम करता है, सीता यथाशक्ति काम करती है, तो यथाशक्ति शब्द का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अमरण, मरण तक। अनुरूप, रूप के योग। भर पेट, पेट भर के। तो इस प्रकार ये अव्ययीभाव के समास के उदाहरण हैं। इसी प्रकार सारे उदाहरण और भी कई प्रकार के उदाहरण आप आसानी से पहचान सकते हैं। दूसरा समास देखिए, तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो। अभी हमने अव्ययीभाव समास पढ़ा, उसमें पहला पद प्रधान था। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान रहेगा और कारक विभक्ति चिन्ह का लोप होता हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यह 6 प्रकार के होते हैं। देखिए, कारक विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं? हमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपदान से अलग होने की अर्थ में संबंध काकी के संबोधन है हो अरे। तो इस प्रकार 8 कारक विभक्तियां रहती हैं, लेकिन हम समास में केवल 6 का ही प्रयोग करते हैं। अब आपको बता दूं कौन कौन से नहीं करते। तो पहला कर्ता कारक वाला नहीं करते, और दूसरा संबोधन यानी लास्ट वाला जो 8वां कारक है उसका प्रयोग नहीं करते। बाकी बीच के जो 6 कारक हैं उन सभी का प्रयोग हम तत्पुरुष समास में करते हैं। और उन जो विभक्ति चिन्ह रहते हैं वो हमको इस समास में दिखाई नहीं देंगे। उनका क्या रहता है? लोप रहता है। जो हमको जब हमको कारक आते होंगे तभी हम इस समास को पहचान सकते हैं। देखिए, उदाहरण देखते हैं। सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला। दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला। यहाँ पे को चिन्ह आ रहा है, तो को से हम पता कर सकते हैं कि कौन से कारक का ये कारक विभक्ति चिन्ह है। तो कर्ता ने कर्म को, यानी कर्म, कर्म तत्पुरुष समास है ये। हमने इसको को से पहचान लिया।
अगला देखिए तत्पुरुष समास। इसकी पहचान चिन्ह से के द्वारा क्रिया करने का साधन। का में रा नहीं लगाया है, टाइपिंग करते समय आप इसको समझ जाएं। क्रिया करने का साधन। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत यानी तुलसी द्वारा रची गई रचना। रस भरा, रस से भरा। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। मन मानी, मन से मानी हुई। अब आप सभी उदाहरणों में से या के द्वारा देख रहे हैं। ये करण, करण मतलब क्रिया करने का साधन। अगला देखें नंबर 3, संप्रदान तत्पुरुष समास। को के लिए देने के अर्थ में। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। सभा भवन, सभा के लिए भवन। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। छात्रावास, छात्रों के लिए वास। अगला देखें अपादान तत्पुरुष समास से अलग होने के अर्थ में। मतलब ये एक वस्तु से दूसरी वस्तु को अलग होने पे या जो परमानेंटली अलग ही हो जाती है, किसी पृथक हो जाते हैं, किसी से संबंध पृथक हो जाए तो वो अपादान तत्पुरुष समास होता है वहाँ पे। जन्म अंधा, जन्म से अंधा। अब वो जन्म से उसका कुछ नहीं हो सकता। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। धनहीन, धन से हीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। से मतलब अलग होने के अर्थ में। संबंध तत्पुरुष समास। का की के रा री रे, ये संबंध तत्पुरुष समास रहते हैं। राजमहल, राजा का महल। इससे साफ पता चलता है कि महल किसका है, राजा का। यानी राजा का और महल का आपसी संबंध है। गंगा जल, गंगा का जल। राजभाषा, राज की भाषा। लखपति, लाख का पति। इस प्रकार संबंध, आपसी संबंध इनको बताते हैं। अधिकरण तत्पुरुष समास में फर्क, यानी जिस पे हमारा अधिकार हो वहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। निशाचर, रात में चलने वाला। स्वर्गवासी, स्वर्ग में वास करने वाला। स्वर्ग में जिसका अधिकार हो, निशा रात्रि पर जिसका अधिकार हो तो वो रात्रि में चलेगा। आप बीती, अपने पर बीती। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। इस प्रकार ये 6 तत्पुरुष समास हो जाते हैं। इनको ध्यान से पढ़ लें, इनकी कारक विभक्ति चिन्ह दिमाग में बिठा लें, तभी आप इनकी पहचान कर पाओगे। इनको नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं आप। अगला समास हम देखते हैं दुगु समास। ये पहचानना बहुत आसान है क्योंकि इसका पहला अक्षर है ना संख्यावाचक होता है और दूसरा पद प्रधान होता है, वह दुगु समास कहलाती है। कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है कि दुगु समास में कौन सा पद प्रधान होता है। 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाते हैं क्वेश्चन, और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछ लिया जाता है पद की प्रधानता के आधार पर समास। इसलिए पद भी हमको ध्यान रखना है। पंचवटी, 5 वटों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समाहार। तिराहा, 3 राहों का समाहार। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। यानी पहला पद संख्यावाची है, आपको पढ़ते समय ही पता चल रहा होगा। ये बहुत आसानी से समझने वाली समास है। अगला देखिए कर्मधारय समास। जिस समास के दोनों पदों में या तो विशेषण विशेष या फिर उपमेय उपमान का संबंध हो तथा दूसरा पद प्रधान हो, वह कर्मधारय समास कहलाती है। देखें विशेषण विशेष क्या होता है। विशेषण विशेष, हम जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। और जिसकी विशेषता बताते हैं वो विशेष कहलाते हैं। जैसे मैंने बोला काला घोड़ा, तो काला शब्द से हम क्या कर रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं। तो विशेषण क्या हो जाएगा, काला, और विशेष क्या हो जाएगा, घोड़ा। आगे देखिए उसी प्रकार उपमेय उपमान। उपमेय क्या होता है, जिसकी हम तुलना कर रहे हैं जिससे कर रहा हूँ, यानी दूर वाला व्यक्ति जिससे तुलना कर रहे हो और किसकी कर रहे हैं। जैसे जिससे कर रहे हो तुलना वो उपमान होता है और जिसकी कर रहे हो वो उपमेय होता है। जैसे ये तो कुंभकर्ण का भाई है, तो मैं तो तुलना किसकी कर रहा हूँ, मान लो मेरे पास कोई बच्चा है वो लगातार सो रहा है,
तो उसकी तुलना कुंभकर्ण से कर रहा हूँ सोने के अर्थ में। तो उपमान कौन हो जाएगा? कुंभकर्ण। और जो मेरे पास में बच्चा है वो क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। यानी जो हमारे पास में जिसकी हम तुलना करते हैं वो उपमेय रहता है और जिससे करते हैं वो उपमान रहता है का संबंध हो। ठीक है, समझ गए होंगे। आशा करता हूँ आप विशेषण विशेष और उपमेय उपमान को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे काला भैंसा, काला है जो भैंसा, तो इसमें क्या हो? विशेषण विशेष का संबंध है। चरण कमल, चरण है जो कमल, इसमें उपमेय उपमान का संबंध हो रहा है क्योंकि चरण को कमल के समान बताया गया है। महादेव, महान है जो देव, विशेषण विशेष है। परमात्मा, परम है जो आत्मा, इसमें भी विशेषण विशेष का संबंध है। तो आप समझ सकते हैं इसको, विशेषण विशेष का संबंध हो या उपमेय उपमान का संबंध हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। अगला देखते हैं 5वें नंबर पे, द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। ये भी बहुत सिंपल समास है। जिस प्रकार द्विगु समास है वैसे ही द्वंद्व समास सिंपल है उस जैसे। इसमें विलोम शब्द रहते हैं, सीधा सा अर्थ, उल्टे शब्द रहते हैं। और इसका पद कौन सा प्रधान रहता है? इनके दोनों पद प्रधान रहते हैं, इसलिए इनको द्वंद्व समास कहा जाता है। अब द्वंद्व समास भी 3 प्रकार के होते हैं, इनकी भी कैटेगरी बांट रखी है। हम बारीकी से अध्ययन करें तो देखते हैं। जैसे पहले इतरेतर द्वंद्व, ये 10 लिखा हुआ है, इसकी जगह इस कर लें आप। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों का अपना अपना पृथक पृथक अस्तित्व होता है। ध्यान रखिए, इतरेतर द्वंद्व में 2 समास आएंगे और दोनों अपने अपने जगह विशेष महत्व रहेगा। एक के बिना काम नहीं चलेगा, दोनों ही अनिवार्य रहती हैं। माता पिता, माता और पिता, हमको माता भी जरूरी है और पिता भी जरूरी है। अगला है खट्टा मीठा, स्वाद के लिए खट्टा भी जरूरी है और मीठा भी जरूरी है। दूध रोटी, दूध भी जरूरी है, रोटी भी जरूरी है। राधा कृष्ण, राधा भी जरूरी है और कृष्ण भी जरूरी हैं। इसलिए विलोम शब्द तो रहेंगे लेकिन ऐसे शब्द रहेंगे जिनको दोनों जरूरी हैं, इनका पृथक पृथक अस्तित्व हो। अगला देखें समाहार द्वंद्व। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों के अलावा तीसरा अर्थ भी देते हैं। ऊपर वाले में देखो दोनों पद प्रधान थे, तीसरा अर्थ कोई सा नहीं दे रहे थे ये वाले इतरेतर द्वंद्व में। लेकिन समाहार द्वंद्व में देखें, इसमें दोनों पद प्रधान रहेंगे और दोनों के अलावा एक तीसरा अर्थ भी निकलेगा। जैसे दाल रोटी, दाल अलग है रोटी अलग है, दोनों को जरूरी है, दोनों प्रधान है, लेकिन इसका अर्थ कौन सा निकल रहा है? जैसे व्यवसाय चलाना, बोलते हैं ना, अरे भाई कैसा धंधा चल रहा है? कुछ नहीं भाई, दाल रोटी का खर्चा चल रहा है, बस दाल रोटी खिलाने लगे हुए हैं काम में। तो इसका व्यवसाय से भी मतलब होता है दाल रोटी का। अन्न जल, अन्न जल देखो, अन्न भी जरूरी है और जल भी जरूरी है। इसका तीसरा अर्थ है स्थानांतरण होना। बोलते यार हमारा तो यहाँ से अन्न जल ही उठ गया, यहाँ से तो हमारा ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ से तो अन्न जल उड़ गया। बोलते हैं जिसका यहाँ पे दाना पानी लिखा होता है वो वहाँ का हो जाता है, या वहाँ पे किसी न किसी तरीके से पहुँच जाता है, या भगवान उसको वहाँ पे पहुँचा देते हैं। तो अन्न जल का तीसरा अर्थ भी निकल रहा है। चाय पानी, रिश्वत मांगना, चाय भी ज़रूरी है पानी भी ज़रूरी है, तो इसका तीसरा अर्थ क्या? रिश्वत मांगना। आपने देखा होगा जब हम अधिकारी लोगों के पास जाते हैं तो वो डायरेक्ट पैसे नहीं मांगते, ये बोलते हैं वो कि भाई चाय पानी की थोड़ी व्यवस्था कर दो, या फिर चाय पानी का खर्चा नहीं दोगे क्या, इस प्रकार बोलते हैं। तीसरा अर्थ निकल रहा है इसमें रिश्वत मांगना। नॉन तेल, अनिवार्य चीज़, नॉन का भी महत्व है, तेल का भी महत्व है। और तीसरा अर्थ क्या निकल रहा है? अनिवार्य चीज़। हम बोलते हैं अरे उसको तो नॉन तेल का भाव पता चल गया, अरे हमारे घर में तो क्या बात कर रहे हो, पार्टी तो ठीक ठाक है, नॉन तेल भी नहीं है। यानी नॉन तेल इतनी अनिवार्य चीज़ है, इनके बिना मतलब खाना संभव नहीं है। तो ये बहुत अनिवार्य चीज़ के महत्व के बारे में बताया गया है। अगला देखिए वैकल्पिक द्वंद्व। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों विकल्प में भी रहते हैं। देखो प्रधान तो रहते हैं लेकिन जरूरी नहीं दोनों चाहिए, किसी एक से भी काम चल जाता है। जैसे लाभ हानि, जरूरी नहीं हम व्यवसाय कर रहे हैं लाभ भी हो हानि भी हो, दोनों में से एक टाइम में एक कुछ चीज़ होगी, या तो लाभ होगा हमको या फिर हानि होगी। जैसे जीवन मरण, जी भी रहे हैं मर भी रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, या तो हम जिएंगे या फिर मरेंगे। सुख दुख, अगर हमारे पास सुख चल रहे हैं तो दुख का कोई ऑप्शन नहीं है, अगर दुख होंगे तो सुख नहीं होगा। यानी दोनों
अपने अपने विकल्प में रहते हैं। दिन रात, या दिन होगा तो रात नहीं होगी, रात होगी तो दिन होगा। तो मतलब देखो, रात के समय दिन नहीं होगा और दिन के समय रात नहीं होगी। इस प्रकार दोनों है ना अपना अपना अलग अलग महत्व रखते हैं। दोनों एक टाइम में एक ही उपयोग होते हैं। अगला आखिरी समास देखते हैं, बहुव्रीहि समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान ना होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। यानी इस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, कोई अन्य पद प्रधान होता है, कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। जैसे जलज, जल में जन्मा अर्थात कमल। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश। हलधर, हल को धारण करने वाला अर्थात बलराम। पीताम्बर, पीले हैं जिसके अंबर अर्थात श्री कृष्ण। यानी जितने भी भगवानों के नाम आएंगे वो सभी के सभी बहुव्रीहि समास में होते हैं। आप आशा करता हूँ कि अच्छे से समास आपको समझ में आ गए होंगे। और हम इन समासों के बाद एक टेस्ट पेपर भी रखेंगे, उसमें इसके डाउट क्वेश्चन रहेंगे सारे। और जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं डबल मीनिंग देते हैं, ऐसे उदाहरण रहते हैं, तो उनको भी उसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।